ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्या दिया था आप लोगों को? शीट में S1 O1 ऐसा जो एडवांस भी दिया था, 3 क्वेश्चन थे। पेपर कैसा हुआ आप लोग का इस सिटी का? अच्छा नहीं हुआ? कितने स्टूडेंट है आप में से जो अंडर 1000 है? रैंक नहीं आई, परसेंटाइल तो आ गया होगा, उसे सब कुछ निकाल लिया होगा तुम्हारे बताया क्या नहीं। कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से जो अंडर, मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? रुके, नहीं मालूम, अगली क्लास में पूछे हैं ऐसा? चलो अच्छा, परसेंटाइल से देख लो, पेपर टफल सबका होगा। निकाल लिया आप लोगों ने रैंकिंग? कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से कोई है क्या, मतलब हो गई ऑब्वियसली अंडर 100? अंडर 100 नहीं है ना, अंडर 500 के 500 में तो बहुत सारे हैं, है ना? 500 के अंदर ठीक है। 200, 100 से 200 के बीच 2 बच्चे हैं अपने क्लास में। ओके फाइन। और ठीक है, बाकी ऑब्वियसली 500 से 1000 के बीच बहुत सारे होंगे, है ना? और दोनों, अच्छा दोनों दोनों में, किसी में भी एक में, चलो किसी भी एक में। ठीक है चलो, जैसा भी क्लास में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो और बेटर ढंग से आप समझ पाएंगे अपन, है ना? ठीक है, पेपर तो होते रहेंगे, आपको मेन उसकी तैयारी करो, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी छोटे छोटे इन पेपर में भी अच्छा करो तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ता है ना? S1 एक्सरसाइज देख लेते हैं पहले। S1 में बताओ, कुछ पूछना है? क्या पूछना है किसी को भी? 15 नंबर है ना, 16 का आंसर मैच नहीं कर रहा है ऐसा? 15 और 16 देख लेते, एक मिनट पूरा। S1 एक्सरसाइज में 15 नंबर, और देखो 15 16 थोड़े से मतलब कैलोरीमेट्री वाले, मतलब लैंग्वेज ज्यादा है, करना है तो थोड़ा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि कैलोरीमेट्री में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। वैसे करना जो था मैं बता देता हूँ, 0.16 16 नंबर बता रहा हूँ, 0.6 ग्राम मीथेन कंबसन करता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, टेम्परेचर 0.5 से बढ़ गया, और हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है, हीट कैपेसिटी गिवन है। तो बेटा तुम्हें सी गिवन है, यूनिट देखो 17.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? और डेल्टा टी गिवन है 0.5, डेल्टा टी है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्यों निकाल सकता हूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, वार्म कैलोरीमीटर है, सी डेल्टा टी, यही करेंगे ना? तो बेटा सी कितना हो गया, 17.7, डेल्टा टी 0.5, तो 8.85 है ना, जो भी यूनिट है इसकी, किलो जूल पर मोल। ये क्यों भी हुआ, ठीक है ना? मतलब, और ये भी क्या है कि किलो जूल हुआ, पर मोल तो नहीं बोलेंगे, सी डेल्टा टी से अपने पास खाली इतना आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, हीट कैपेसिटी गिवन है इतने किलो जूल पर केल्विन होना चाहिए, पर मोल नहीं होगा ये। मुझे मिस्टेक लग रही कोई उसमें, या पर मोल केल्विन हो गया तो 10 लेंगे 0.16 का, इसकी यूनिट देखनी पड़ेगी भाई, किससे आएगा ये 0.16। इसके मोल कितने थे, 0.16 ना,
तो 0.01 मोल मीथेन के थे ना। तो मुझे जो लग रहा है ना एनसीएम डेल्टा टी में करोगे तो ये तो 0.01 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे जो लग रहा है मतलब जो क्या है ना 0.01 मोल से 0.01 मोल के लिए जो हीट इन्वॉल्व है वो 8.85 किलो जूल। देखो ये लिखा है ना कि 0.01 मोल का जब कंबसन हुआ तो टेम्परेचर इतना बढ़ा, ऐसे ही है ना। 0.01 सो करेक्शन कर लो, किलो जूल पर केल्विन है ये हीट कैपेसिटी, किलो जूल पर केल्विन कर लेना। ये लो सीट, किलो जूल पर केल्विन कर लो उसको, वो मिस्टेक है वहां पर मोल तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, किलो जूल पर केल्विन करो उसको, है ना। दो है क्या, हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर उसको करो किलो जूल पर केल्विन, है ना। तो बेटा ये क्या होगा, सी डेल्टा टी से तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट आ गई, इसमें लिखा ना 0.01 मोल कंबसन करने से इतनी हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, तो एक मोल के लिए कितनी हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, 885 किलो जूल। अच्छा ये हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब एक्सोथर्मिक, तो क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा यू माइनस 885 किलो जूल। अब ये पर मोल बोल सकते हो आप क्योंकि एक मोल की अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। ये क्यू भी डेल्टा यू हो गया। अब बेटा इससे आपको डेल्टा एच निकालना है, तो मीथेनिक कंबसन की रिएक्शन लिखेंगे, CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो और दो ट्वाइस। तो डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू पता है, डेल्टा एनजी कितना हो गया, इसमें लिक्विड को छोड़ दिया -2 मेरे ख्याल से, और किलो जूल है तो 8.314/1000। टेम्परेचर जो भी रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो इस कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा यू आएगा, डेल्टा एच निकाल लेना, ठीक है। वो यूनिट को थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस वजह से आप लोग नहीं कर पाए। 16 नंबर में पूछना है किसी को, 16 ओके पूछना है। 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखा गया फिर से ना, और डिकम्पोजिशन करके टेम्परेचर फॉल्स बाय 6 केल्विन, हीट कैपेसिटी पता है, व्हाट इज द मोलर एंथैल्पी। तो बेटा देखो डेल्टा टी घट रहा है और सी पता है, तो क्या मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट निकाल सकता हूं, सी डेल्टा टी। तो 17 कितना था हीट कैपेसिटी, 1.25 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा ये, और 1.25 7.5 शायद 7.5 किलो जूल ना। अगेन ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये 1 ग्राम के लिए है और ये एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, मतलब एंडोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक का मतलब पॉजिटिव रखना है अपन को। तो बेटा ये आ गया तुम्हारा 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए 7.5 किलो जूल। और आपको जब तक ना कहा जाए, अच्छा आंसर में कहा भी किलो जूल पर मोल में निकालो, तो अमोनियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा, मोलर मास 62 और 80 ग्राम के लिए 7.5 इंटू 80 किलो जूल, ये हो गया डेल्टा यू, है ना। अब बेटा डेल्टा एच निकालना चाहिए, रिएक्शन दी रखी है आपको नीचे, डेल्टा यू से डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू 7.5 इंटू 80, डेल्टा एन जी कितना है, गैस इधर और सॉलिड एक ही है, तो 1 किलो जूल में काम कर रहे हैं ना, 8.314/1000। टेम्परेचर कितना था 300, बस इससे कर लेंगे, है ना। तो उसमें बस दोनों में ही क्या है कि सी डेल्टा टी से हीट निकाला, साइन थोड़ा देखना है आपको, और एक मोल के लिए अपन ने किया, फिर डेल्टा यू से डेल्टा एच जैसे भी कराया था वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके फिर बताओ और क्या रह गया भाई, S1 में जो होमवर्क दिया था उसमें, है ना, कुछ पूछना है आपको और। 23, चलो भाई 23 देख लो। ओके बॉन्ड एंथैल्पी आपको रेजोनेंस एंथैल्पी निकालना है CO2 का, हीट ऑफ कंबसन गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट कंबसन गिवन है, और बॉन्ड एंथैल्पी कंबसन गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी O डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O का है, कंबसन मतलब C प्लस O2 गिव्स यू CO2,
ओके देखो, एक बार तो आपको रिएक्शन गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट्स का कंबसन, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, CO2 गैस -390, है ना। तो ये डेल्टा H हो गया, और एक बार इसी रिएक्शन का आप डेल्टा H और निकाल सकते हो। अब एक्चुअल में क्या है ना, इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, एक इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो आप लोग करते हो ना, कैसे बनाते हो, ट्रिपल बनाते हो, क्या बनाते हो इसमें, डबल बॉन्ड, ऐसा ना कुछ, ऐसा कुछ बनाते हो ना, और जो भी चार्ज लगा दोगे इस पे, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ऐसा ही ना, एक बॉन्ड और फिर अच्छा, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाओगे एक साइड में, ऐसा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आता है ना एक बार में, तो सही तो यही होगा ना, डबल बॉन्ड तो नॉर्मली रहता है, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड आता है, ऐसे ही करते हैं ना अपन। इसका जो बनता है वो ऐसे ही होता है, सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और एक होता है सी ट्रिपल बॉन्ड हो। एक मिनट देख लो पहले, है ना, ऐसा होता है ना कुछ आपका। तो इसमें एक बार ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, वो रहेगा, और क्या होगा, एक साइड पे दोनों में ऐसा होगा, लेकिन फिर अभी इधर भी ट्रांसफर हुआ तो ऐसे तो करोगे ना, ट्रांसफर तो दोनों को दिखाना पड़ेगा, ठीक ही ऐसे ही बनता है। बाकी तुम लोग देख लेना, पूछ लेना ऑर्गेनिक वाले सर से जो बनाते हो, मेरा आप ठीक ही है, जो भी है रेजोनेंस है, हाइब्रिड को स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हाइब्रिड तो ऐसे दिखाओगे ना, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना, कि ट्रिपल बॉन्ड आया, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, दोनों साथ दिखाना ही पड़ेगा ऐसे ही, है ना। ओके, जो भी है देख लेना जैसा भी, चलो। तो बेटा ये तो हाइब्रिड हो गया ना, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और एक बार जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो ये है। तो इस पार्ट की एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं, तो डेल्टा H थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, कार्बन का सब्लिमेशन 715, ओ डबल बॉन्ड की एनर्जी 500, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो डबल बॉन्ड सी की दो बॉन्ड है ना, 200 2 इंटू 800, और ये डेल्टा H गिवन है आपको -390 ना, और ये रेजोनेंस एंथैल्पी निकालनी है, हाइब्रिड से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना, ये रेजोनेंस एंथैल्पी। प्रॉब्लम है किसी को, कर लेना, आंसर तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ओके, तो चलो भाई, और बताओ S1 में। सर हाँ बेटा, वीडियो ब्लड आ रही है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम लोग, वीडियो साफ नहीं आ रहा, अभी देखो, अभी हाँ ब्लर सर, है अभी क्या, भी ब्लड आ रहा है। ब्लड हाँ आ रहा है सर, ब्लड आ ब्लर रहा है, है सर। यार देखो यहाँ पे तो जो हम लोग दिख रहे हैं वो तो साफ ही दिख रहा है मुझे तो, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट हाँ, आप स्टूडेंट्स, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपको भी प्रॉब्लम है, और ये क्या जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं, और भी हैं, एक मिनट एक मिनट, ठीक है क्या, वीडियो का ब्लर ब्लर तो नहीं है, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं कि ठीक है, सही है, क्लियर है, और मुझे भी यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है ऑनलाइन, है ना, क्लियर है क्या, और थोड़ा सा अपना एंड पे देखो एक बार, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, ब्लर है क्या, हाँ ब्लर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो इसमें तो एक मिनट से को फिर मैं चेक करवाता हूँ, है ना, ये क्यों ब्लर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है क्या, देखें, उसको करें क्या,
अभी साफ नहीं हुआ क्या? लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ एक बार, है ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ एक बार, वापस देख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? कोई बोल रहा है? तुम लोग आपस में यहाँ वाले बच्चे बोल रहे हो, क्या मालूम क्लियर है कि नहीं? आ, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्यन और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन थे। बताओ बेटा। सर लगता है जूम आउट हो गया है, जूम इन कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। जूम इन करूँ तो ठीक होगा ऐसा? सर ये जूम आउट हो गया है, जूम इन थोड़ा करना पड़ेगा। देखो यस ठीक सर हुआ अब ठीक क्या? है। यस सर अब ठीक है। ठीक है अब? यस सर। चलो भाई ठीक है, तो देख लेते हैं, है ना? कुछ प्रॉब्लम बता देना फिर, कोई दिक्कत हो तो। चलो ठीक है, जो लोग लॉग इन के लॉग आउट हो जाओ, है ना? पूरा फालतू का लॉग इन करके बैठे रहोगे। क्या हो रहा है कभी भी? यस क्या है? कौन ठीक कर लेता है? देखो तुम्हारा, देखें साफ तो आ रहा है या नहीं दिखाई पड़ेगा क्या? सही तो है, थोड़ा बढ़ा ही दूंगा मैं। स्टार्ट करें फिर, देखो देखिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, देख लेते हैं, अगले अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। चलो सर देखिए, अगला क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, हल्ला मत करो, है ना? टाइम निकाल रहे हो तुम लोग। 24, 24, S1 का 24। अरे देखो ये देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोटीन बोल रहा है, वेपराइजेशन दे रखा है। तो बेटा पहले तो कंबशन ऑफ प्रोटीन की रिएक्शन लिख लेंगे, और रेजोनेंस एंथैल्पी भी गिवन है ना? बेटा पहले तो कंबशन की रिएक्शन लिख लेना इसकी, देखो ध्यान से जल्दी से। तो कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे प्रोटीन की, तो C3H8 प्लस O2 gives you 3CO2 प्लस 4H2O, है ना? और इसमें रेजोनेंस कहां पर बोल रहा है? CO2 में। तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 और 4, ये 5O2 हो गया, है ना? अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देखो तुम जब करोगे कि डेल्टा एक्स थ्योरेटिकल निकाल रहे हो, ठीक है? और जबकि क्वेश्चन में पूछा गया आता है नॉर्मली डेल्टा एक्स एक्चुअल। अगर रेजोनेंस एंथैल्पी गिवन है तो मतलब वो डेल्टा एक्स एक्चुअल की बात कर रहा है, ये तुम्हें निकालना है। बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से इसको निकाल सकते हो। फिर जो CO2 हुआ, यहाँ पर तो क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो हाइब्रिड होगा लैब की वैल्यू, वो यहाँ पर आएगी CO2 की। और फिर यहां से यहाँ रेजोनेंस एंथैल्पी करके देख लेते हैं एक बार। पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ, पहले वाले का। तो कितने CH बॉन्ड है, कितने CC बॉन्ड है? इसमें क्या हुआ रिएक्टेंट में? कितने बॉन्ड है? CH है 8, और C सिंगल बॉन्ड C है 2। तो CH बॉन्ड 8 है, यानी 8 इंटू 410 प्लस 2 C सिंगल बॉन्ड C 345। ये रिएक्टेंट हो गया माइनस प्रोडक्ट। फिर ये 5O2 भी है, सॉरी, तो 5 ऑक्सीजन भी है, 5O डबल बॉन्ड O की एनर्जी 498। तो ये रिएक्टेंट का हो गया माइनस प्रोडक्ट। अच्छा ये लिक्विड बनेगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना? तो यहां पर देखो कितने CO2 बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड O 6, 6 C डबल बॉन्ड O,
और कितनी थी इसकी सिरोल बॉन्डों की 804 ना। और कितने OH बॉन्ड है 8 OH बॉन्ड की एनर्जी 464 प्लस साथ ही साथ कुछ और भी रह गया वेपराइजेशन की एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी लगाओगे तो सारे रिटर्न पॉइंट प्लस में होने चाहिए। तो 4 बॉन्ड OH बॉन्ड की एंथैल्पी सॉरी 4 वेपराइजेशन की एंथैल्पी। तो कितने हो गया वेपराइजेशन की एंथैल्पी 41। तो 4 into 41 ये डेल्टा एच थ्योरेटिकल की वैल्यू है पूरी पूरी। ये डेल्टा एच थ्योरेटिकल हुआ। अब ये मुझे निकालना है साथ में रेजोनेंस एंथैल्पी भी यूज करना है। तो क्या होगा आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ बात बराबर है। तो डेल्टा एच एक्चुअल प्लस रेजोनेंस एंथैल्पी कितनी रेजोनेंस एंथैल्पी यहां पर -143। लेकिन ध्यान देना 3 CO2 के लिए लेना है ना। 3 into -143 इक्वल टू डेल्टा एच थियोरेटिकल तुम्हें ऊपर निकाला हुआ है। देख लो मेरे ख्याल से तो आंसर करना चाहिए इससे। ठीक है देख लो एक बार क्या करना था। 3 टाइम्स देना क्योंकि 3 CO2 है ना हाइब्रिड से की तरफ। और अगर तुम हाइब्रिड से नहीं प्लस हो गया ना उल्टा लिख दिया मैंने क्या। हाइब्रिड से रिलेटिव तो मैं उल्टा आता हूँ एरो इधर बनाएंगे तो नेगेटिव होगा ना ये। ओके तो मैं कुछ कर लिखते डेल्टा एच थ्योरेटिकल प्लस रेजोनेंस एंथैल्पी प्लस 3 into -143 इक्वल टू डेल्टा एच एक्चुअल। ठीक है ना। क्योंकि माइनस ले रहे हो तो हाइब्रिड से रेगुलेटरी फिगर से हाइब्रिड की तरफ मूव करना चाहिए आपको। प्रॉब्लम है किसी को भी देख लो है ना। हो सकता है कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ बता देना कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो। ये हाँ ये हुआ डेल्टा एच थ्योरेटिकल प्लस डेल्टा एच थ्योरेटिकल प्लस रेजोनेंस एंथैल्पी इक्वल टू एक्चुअल है ना। है ना कोई और दिक्कत किसी को इसमें। ठीक है आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर चेक कर लेना। फिर उसके बाद कहां पहुंचना है O1। O1 में बताओ 19 एक क्वेश्चन था पूछना है क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से। पूछना है पूछना बताओ हो गया। फिर आगे कुछ और किसी को जी एडवांस में 3 थे पूछना है कुछ किसी को है ना। वो तो ठीक ही है चेक कर लो एक बार हो सकता है कुछ रह ना गया हो। 3 CO2 में 3 रेजोनेंस एंथैल्पी लेंगे। ठीक तो लिखा है मेरे ख्याल से मैंने। ठीक है ये निकालना है मुझे थ्योरेटिकल मैं निकाल सकता हूँ ऑन पेपर डेल्टा एच। ठीक है अब कुछ और इसमें रह गया तो आता बढ़े आगे। हाँ टेस्ट कैसा हुआ तुम लोग का कुछ पूछना है टेस्ट में क्या पेपर में। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं क्या। एक बार सब कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री पूरा रहा पेपर का तुम लोग संडे को है क्या। तो एक बार ये कर लो थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट है ना।
बाकी तुम बताओ जैसा भी। अब क्या है, होमवर्क भी देना पड़ेगा ना, थर्मोकेमिस्ट्री पूरा। क्या थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट है आज ही क्लास तक, एडवांस का 10th, थर्ड वाला, एडवांस का थर्ड। मिक्सचर है केबीआर एनएबीआर का 0.56 ग्राम was treated with aqueous solution of Ag plus and the bromide ion was recovered to 0.97 gram of pure AgBr. What is the weight of KBr sample? देखो मिक्सर वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या कर सकते हो, KBr और NaBr है ना, इसमें टोटल मास कितना है 0.56 ग्राम। इसका एक काम देखो, मिक्सर वाले में 11 में बताते हैं हम लोग कि अगर मिक्सर वाला क्वेश्चन आए तो आप टोटल मोल्स इसके अलग और अलग मान लो, इसके मोल मान लो ए मोल और इसके मोल मान लेंगे बी मोल, ए और बी मोल। अब हो क्या, एक तो आपकी मास बैलेंसिंग से इक्वेशन आती है, एक मास बैलेंसिंग से अपन इसको रिएक्शन इक्वेशन लिखते हैं, इसका मास प्लस इसका मास मिला के 0.56 है। इसका मास कितना हुआ, A into 80 plus 39 119 plus B into 80 और 23 103 ना, इक्वल टू 0.56। एक तो यहां से आएगा, एक तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, और दूसरा क्या होता है, रिएक्शन लिख के आता है ना। रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, KBr प्लस AgB, सॉरी AgNO3 था ना, क्या दिया था, Ag प्लस आयन क्या बना देगा AgBr, और NaBr भी रिएक्शन करेगा Ag प्लस से और क्या बना देगा AgBr। ठीक है, अब इसका जितना मोल है उतना इसका ही मोल बनेगा, ये A है तो ये भी A बनेगा, और ये कितना बनेगा B, तो A प्लस B इंटू इसका मोलिकुलर वेट। सिल्वर का एटॉमिक मास नहीं पता ऐसा, नहीं तो आपको मालूम होगा 100। अच्छा आगे भी नहीं दिया हुआ है क्या, तो ठीक है, हल्ला हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। सबका मास गिवन है, एजी कहीं नहीं गिवन है यहाँ पे ना। हाँ ठीक है, हल्ला हल्ला मत, हल्ला मत, हल्ला मत करो भाई, ठीक है मैं बोल दूंगा है ना। बाकी तो वैसे मैं बता देता हूँ करना क्या था, 108 और 80 188 इक्वल टू इसका मास 0.97, दो इक्वेशन दो अननोन, निकाल लेंगे केबीआर का, ए निकालना था वेट, ठीक है ना, 10th वाला, 10th में कहानी है भाई इसमें। अच्छा ये फंक्शन ऑफ टी भी दिया गया है, ए ऑप्शन में e की पावर 4 आ रहा है, -4 आ रहा है। एक मिनट रुको तो सही, रुको तो सही, ये दे रखा है 0.04 टी स्क्वायर ना, तो आपने किया कैसे उसको, डिफरेंशियल फॉर्म से तुमने तो d ln k इक्वल टू ए बाई आर टी स्क्वायर बाई डी टी, ये किया ऐसा, और ए को रख दिया 0.04 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी एल एन के इक्वल टू 0.04 बाई आर डी टी, और इंडिकेट करा ऐसा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट हल्ला मत करो। तो ये तो तुम्हारा हो जाए केवल एल एन के है ना,
ये तो एल एन की हो जाएगा लेफ्ट केवल में, और लिमिट कहां से कहां है, K1 से K2। then the correction option, ठीक है, कितने ऑप्शन होगा, डेट कांस्टेंट इंक्रीजेस टू, तो ln k, और ये हो गया K1 से K2 है ना, K1 से K2, और ये जगह 0.04 बाई आर T2 माइनस T1 है ना, तो ये जगह 200, ऐसा बोल रहे हो आप, और ये जगह ln K2 बाई K1, और ये जगह पॉइंट, एक मिनट, ये आर क्या लेंगे अपन, 2, क्यों, कैलोरी लिखा हुआ है क्या, अच्छा ये कैलोरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है 0.04 इंटू 200/2, ठीक है, कितना आ रहा है ये 4, ये 2 कैंसिल हो गया, 4 आ जाएगा, ठीक है, तो K2 e के पावर 4 आ रहा है ना, K2/K1, तो क्या आंसर नहीं दिया हुआ है क्या, दिया है ना, हाँ तो फिर क्या, नहीं हमने लिखा था कि अगर ए वेरिएबल हो तो मुझे डिपेंडेंट अपन इसी यूज करेंगे, ये बोला भी था हमने, है ना, कि अगर तुम्हारा ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो अपन डिफरेंशियल फॉर्म से ही करते हैं, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म से, है ना, ये तो अपने बताया था, कॉपी पर दिखाना, कॉपी डायरेक्टली पुट करके भी आ रहा है, नहीं आएगा यार डायरेक्टली कैसे, एक मिनट रुको, देखो ये मैंने लिखा भी था नोट करके इसमें कि अबव एक्सप्रेशन इसके लिए, above expression is correct irrespective of EA depends on temperature not, ठीक है, तो बताया भी था, वेरिएबल आता है EA फंक्शन ऑफ T आएगा तो इसी तरह से करना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म से आपको, डकली किससे आ रहा है, वो फॉर्मूला जो है ln K2/K1 EA by R 1/T1 माइनस, उससे कर रहे हो आप, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA by RT, ये तुमने यहाँ पे पुट कर दिया RT², फिर ऐसा, हाँ हाँ, उससे -4 आ रहा है, अगर इससे करोगे तो -4 आएगा, ऐसा बोल रहे हो, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा आप लोगों से, ये तो नहीं होगा, ये तो लगेगा नहीं इसमें, वो कि ये कांस्टेंट मान भी करते हैं हम लोग, जो ये ठीक है इक्वेशन, और इससे -4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि -4 आ रहा है, बहुत लोगों ने बता रहे -4 ही, तो सभी आपने कुछ लकीली हो गया होगा, कुछ लक चल गया होगा आपका, माइनस का प्लस हो गया होगा, लेकिन काफी लोग -4 ही बोल रहे हैं, तो वही किया होगा इन लोगों ने, ठीक है, पैराग्राफ 9 नंबर क्वेश्चन, इसका पहला देखो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाँ केमिकल क्लियर में 11th में नहीं पढ़ा है आपने, ऐसा सिलेबस में नहीं था ऐसा, नहीं देखो रेट ही भी है, रेट ही है ना, तो रेट तो आपका तुम्हारा यही सब काइनेटिक्स में ही है ना, तो रेट तो पूरा काइनेटिक्स के अंदर ही है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का बढ़ाओगे तो के हमेशा बढ़ता है ना, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड का के तो बढ़ेगा, ठीक है, और के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, ठीक, अब बस होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF/KB, अब तुम ये समझो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे और एक्सो है, तो लॉजिक क्या होता है कि एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, तो ये वैल्यू घटेगी नेट, ये घटेगा, ये दोनों बढ़ेंगे, ये दोनों बढ़ेंगे, लेकिन ये घट रहा है, इसका मतलब कि जो बैकवर्ड डिरेक्शन है के वो तेजी से बढ़ेगा, है ना, हाँ
ये तो तुम्हें पता होगा 11 से कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ln K2 बाई K1 वाले फॉर्मूले से देखो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डेल्टा एच आता है ना, ठीक है, तो उससे देखना आप कि टेम्परेचर बढ़ाने से K घटता है एक्सो का, ठीक है। रेट तो दोनों का बढ़ेगा, लेकिन किसका ज्यादा बढ़ेगा उसके हिसाब से आप बोलो। डिफरेंशियल फॉर्म किसका, इसी का। हाँ, आप फिर डेल्टा एच से देखना, मतलब किससे बता रहे हो आप डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, मतलब तुम कहो DLN के इक्वल टू टी, मतलब देखो के तो हमेशा बढ़ेगा, उसमें कुछ है नहीं। अब तुम के क्या ले रहे हो आप, मतलब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हो कि रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हो। ये बैकवर्ड, ये कि के बैकवर्ड, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड, ऐसा। हाँ तो अच्छा, वो ज्यादा है तो लगा ऐसा, हाँ बैकवर्ड जाएगा ऐसा बोलो। ई डेल्टा एच नेगेटिव, ई एफ माइनस ई भी नेगेटिव हो गया, तो ई ए भी बड़ा है ई एफ से, तो वहां से आप कर रहे हो, ठीक है, वो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है तो ई एफ माइनस ई भी किया आपने, ठीक है, वो भी सही है। बताओ और। हाँ, क्या इसमें ये, देखो इसमें क्या है कि तुम क्या किए हो, तुमने यहाँ पे ए की वैल्यू रख दिया है 0.04 t² है ना, और जब हम लोग, हाँ, नहीं टी से टी कर तो रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड क्या होता है, पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है हम मान के चलते हुए कांस्टेंट है यहाँ पर ना, है ना, ये तो मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है, या अगर मान लो वेरिएबल भी माना, इसमें भी आंसर, एक मिनट रख के देखते हैं एक बार, है ना। आज ही क्लास तुम लोग पढ़ोगे नहीं लग रहा है ना, उसकी क्लास भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, किसी को नहीं पढ़ने दिया, ऐसा ही सवाल दिया। okay, चलो देखते हैं, k इक्वल टू ए की पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी। अब आप कह रहे हो कि इसको रख देते हैं यहाँ पे 0.04 t², तो ये 0.04 t/r, ठीक। अब क्या किया तुम लोगों ने, एक मिनट, अब फिर अब बताओ क्या किया यहाँ से। टी की वैल्यू एक बार रख दी 200, एक बार दी 400, तो कसम बना दी, ठीक है। ओके, अब आप कह रहे हो कि एक बार इसको अपन रख दे रहे हैं टी को 200 ऐसा, और एक बार रख दे रहे हैं K1 ले लेते हैं, K2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 400 ऐसा कुछ, और फिर डिवाइड कर दिया आपने K2 बाई K1 इक्वल टू, लेकिन तुमको अब ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम जब ये रेंज में जा रहे हो, ठीक है, ये रखना ठीक है, लेकिन जब आप इसके रेंज में जा रहे हो तो 200 से 400 जा रहे हो, तो ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो पी का फंक्शन है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो लगातार बदलती रहेगी, समझ रहे हो भाई। मैंने ये मान लिया कि 200 केल्विन पर, ठीक है चलो ये बोल दो, ये 400 केल्विन बोल दो, ये मैं मुझे लग रहा है ये ठीक है अपन बोल सकते हैं रख के, लेकिन जब आप डिफरेंस लोगे या रेशियो ले रहे हो, तो आप तो ये मान रहे हो कि इस रेंज में पूरा पूरा ये टेम्परेचर यही पे यही वैलिड है, यहाँ पे 400 यहाँ पे 200, ऐसे कैसे अपन ध्यान रख पाते हैं, समझ लो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई यहाँ। चलो सर एक बार दिखाता हूँ मैं, ये एक कैंसिल हो जाएगा, e की पावर क्या आ गया माइनस 0.04 इंटू 400/r प्लस 0, हाँ प्लस 0.04 इंटू 200/r, और ये आ जाएगा तुम्हारा e की पावर ऑफ माइनस 0. ये हो जाएगा 200 कैंसिल, 4 कॉमन ले लेंगे, तो बाई r इंटू 200 ना, माइनस है या प्लस आएगा, प्लस 400 माइनस 200 तो 200 आ गया, 400 r रख दोगे 2 तो ये तुम्हारा आ जाएगा, है ना, e की पावर माइनस हो रहा है। हाँ बेटा, इसमें ये दिक्कत है कि आपने जो रेंज लिया है ना, जब आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो हम ये मानते हैं ना, जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम एक बार बताओ, ln k इक्वल टू ln a माइनस e a बाई आर टी,
ये निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई T1 टेम्परेचर पर मान लो K1 है, फिर Q2 टेम्परेचर पर ये T2 टेम्परेचर पर ये K2 है, ये तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। लेकिन फिर जब मैं डिफरेंस लेता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर ये जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अपन ऐसे तो डिराइव किए थे ना, जो फॉर्मूला था ln K2/K1 वाला, तुम भी तो वही कर रहे हो ना, तुमने भी इसका रेशियो लिया था, एक स्टेप आगे बढ़ो तो ln लेके यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू तो हम लोगों ने वहां पे निकाला था। तो हम लोगों ने ये तो ठीक किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप डिफरेंस लेते हो तो ये मान के चल रहे हो कि ए जो है वो कांस्टेंट है और समय के साथ बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर के साथ बदल नहीं रहा है। तो हमने इसको ए और ए ये दोनों को कांस्टेंट मान के किया हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर नहीं, टेम्परेचर पुट करने पर तुम्हारा के आ गया, तुम्हारा के आ गया इस टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर पुट करने पर के आ गया इस टेम्परेचर पर, है ना। और कह रहे हो किसका रेशो ले लिया, बस के का रेशो ही बताना था मुझे, ऐसा। मतलब तुम कह रहे हो सीधे सीधे अपन ने इसका वैल्यू रखा यहाँ पे, ये K1 आ गया, ये K2 और इसका रेशो ले लिया, और इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है ना, यही है ना। वेट कांस्टेंट इंक्रीजेस टू, तो देखता हूं मैं इसमें, है ना। क्या बोलो इसमें क्या गड़बड़ी है, ये तो टेम्परेचर रख दिया आपने, आप बोल रहे हो, और ठीक है, इसको देखते हैं अपन लोग, है ना। एक क्लास से अभी थोड़ा वेट करो, देखता हूँ मैं घर पे क्या गड़बड़ी है इसमें। पैराग्राफ वाला 5, 6 वाला इसी में है, कहाँ पे है ये, अच्छा ये वाला सुक्रोज वाला, इसमें गड़बड़ी है क्या, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। लिक्विड सॉल्यूशन का है 0.0125 moles of sucrose was dissolved in 100 gram water and it undergoes hydrolysis according to following reaction. If elevation in boiling point इतना है, के भी पता है, तो मोल परसेंट ऑफ शुगर इन्वर्टेड, तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के डी एम, ये कितना दे रखा है 0.104, के डी मुझे पता है 0.52, आई कितना हो जाएगा 1+α×2 - 1, ये दो पार्टिकल में टूट रहा है सुक्रोज और ग्लूकोज में, अफेक्ट हो जाए सुक्रोज, अफेक्ट हो जाए ग्लूकोज में। मोलैलिटी कितनी है 0.0125, 0.0125 डिवाइड बाई 100 ग्राम वाटर ना, तो 100 × 1000, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 0.125 और ये होगा 0.10452, जगह 0.125, ये 8 हो गया ना, ये 1/8 होता है ना, इक्वल टू 1+α। इससे आंसर नहीं आ रहा है क्या,
देख लो ये 8 आ जाएगा ऊपर की तरफ, होना चाहिए मेरे ख्याल से तो आंसर अल्फा। आंसर मैच नहीं कराया गया, आ रहा है, ठीक है। 6 वाला, ठीक है, 1 मिनट, इसका अल्फा कितना आ रहा है, इससे 0.6 आ रहा है, तो ठीक है 0.6 आ गया। तो इसके बाद आपसे कह रहा है द एवरेज मोलर मास ऑफ पार्शियली डिसोसिएटेड सुक्रोज इन सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियली डिसोसिएटेड सुक्रोज इन सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ना, तो इसमें एम एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो C12H22O11 gives you C6H12O6 plus C6H12O6, 100 ग्राम वाटर। बेटा इसके प्लस वाटर भी है इधर, इसका मोल्स है 0.0125, ठीक है। बड़ा अजीब से ही क्वेश्चन दे दिया ये तो, है ना। उसमें वाटर के मोल लेने पड़ेंगे, एवरेज मोलर मास ऑफ पार्शियली डिसोसिएटेड सुक्रोज इन सॉल्यूशन। सारे कंपोनेंट का इसमें क्या दिया आंसर इसने, 108। तो सुक्रोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ये मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला हो गया है। तो देखो 0.0125 है ना, और इसमें क्या है, इसके मोल्स कितने हो गए, 100 ग्राम वाटर है ना, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना, 18, तो इसमें एलआर तो हो जाएगा, ठीक है। पार्शियली डिसोसिएटेड है ना, अल्फा हमें पता ही है, ठीक है, मैं अल्फा तो पता ही था इसका, 0.0125 इंटू 1 - अल्फा, है ना, ये बन जाएगा 0.0125 अल्फा, 0.0125 अल्फा, और ये भी खत्म होगा कुछ ना कुछ, तो ये जगह 100 बाई, तो बिना स्टोर क्यों लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में तो स्टोर है ना। अच्छा एवरेज मोलर मास कितना, 108 आ रहा है, तो 108 कैसे आएगा, अगर मान लो उसको नहीं भी लेते हैं, मान लो नहीं लेते हैं, तो इसका मोलर मास है 342, इसका 180, तो एवरेज तो उसके बीच में आएगा ना, 180 और 342 के बीच में आना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब अगर वाटर को नहीं लिया गया होगा, अगर वाटर को नहीं लिया गया तो इसका 72 क्यों, अच्छा मतलब 0.6 इंटू वो किया आपने ऐसा। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है दो एक्सट्रीम के बीच का, बीच में वैल्यू, तो ये 180 मोलर मास है, इसका है 342, तो उनके बीच का तो आना चाहिए ना फिर आंसर, तो वाटर लिया गया होगा मेरे ख्याल से तो। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स कर दिया, तो वाटर के मोल्स भी लिए कि नहीं लिए, नहीं लेंगे। क्या फिफ्थ में अल्फा तो अपन ने किया था यहाँ पे, अल्फा आगे बस वही तो पूछा, इंटू 100 कर दिया, उस कर देंगे, मोल परसेंट तो वही हो गया ना जो अल्फा है, ठीक है, परसेंटेज तो अपन वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिक्स्थ वाले में सॉल्यूशन है, तो इन सॉल्यूशन बोल रहा है तो वाटर भी लेंगे, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ये तो, मतलब वही मुझे लग रहा है कैसे होगा ये तो। अच्छा देखो 1 मिनट, अगर मान लो सुक्रोज को लेते हैं हम लोग, तो जो अगर मैं करता हूँ 1 है
1 मोल अगर मान ली 1 मोल मान लेता हूँ, 1 में से 0.6 गया, ये 0.4 बना, 0.4 बना, ठीक है। तो एन एवरेज होता है टोटल मास और टोटल मोल्स, एक मोल का मास 1 इंटू 342 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.4 पॉइंट 1.27, ये 0.6 होगा ना, सॉरी, ये 0.6 और 0.6 हुआ, तो 1.2 और 1.6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 342 अपॉन 1.6, 213 आ रहा है ना। इसके बीच में अगर हम खाली इनको लेते हैं तो ये आंसर आना चाहिए था 108 है, तो पानी को भी लिया गया होगा ऐसा। तुमको 108 बता रहा है तुम लोग आंसर, किसने बताया था 108, तो सर इन्होंने खाली इतना ही कर दिया है, वाटर को नहीं लिया हुआ है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि वाटर अब इन सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एवरेज मोलर मास, वाटर लिए बगैर निकाला हुआ है। चलो स्क्रीन में एक बार कंफर्म करता हूँ क्या लिख रहा है, देखना है इसको, इसमें तो वही है। और कुछ इसमें किसी में पेपर में, पेपर 2 ठीक था, मेंस वाला, इसी में डिफिकल्टी, इसी में प्रॉब्लम आई ना। मेंस का सेकंड, एडवांस में और भी रह गया है कुछ। आठवां तो ऑर्गेनिक वाला, ये क्या एडवांस का, ये आठवां कौन सा बोल रहे हो तुम, अच्छा ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस n रेट से P1 P2 P3, और इनका रेट कांस्टेंट K1 इतना इतना है, इसमें इतना है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इतना आया, बताया था ना आपको K1 E1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो बस उसी से आएगा, है ना, स्टूडेंट भी था क्वेश्चन ये तो, ठीक है। वो तो अपने क्लास में किया हुआ था एटवा वाला, K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2, फॉर्मूला भी लिखा है तो आपको इसको तो, ठीक है। एक ये मेन प्रॉब्लम है, ये E⁴ वाला क्यों वो गड़बड़ आ रहा है ना। मेंस का सेकंड, मेंस का सेकंड एक बार आखिरी क्वेश्चन देख लो, बस खत्म करते हैं इसको। ये PTCl6 वाला कितना आई आ रहा है इसका, 3, तो आई अगर 3 आ रहा है तो 3 पार्टिकल में बनना चाहिए ये, तो बी होगा फिर तो, है ना। नहीं वाटर तो पहले से है ना प्रेजेंट, एक मिनट क्या, अच्छा H2 टोटल 6 था और उससे 5 ही वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो भैया देखो मेंस में बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है ना, वो तो ठीक है, ये कोई मतलब नहीं हुआ है ना कि आप छोड़ दो क्वेश्चन 5 दिख रहे हैं तो 6 लिखे हुए हैं वाटर। चलो इसमें देखता हूँ मैं, इसको देखता हूँ जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम वैसे तो डिफरेंशियल फॉर्म से तो आ ही जाएगा, लेकिन प्रॉपर उस मेथड से क्यों नहीं आ रहा, केपीएल रख के, वहां क्या प्रॉब्लम होगी। सीट इससे लिया था, आपसे लिया था क्या। तो थ्योरी में आते हैं, अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। देखो इसके लिए थोड़ा सा हमें 11th क्लास का यूज करना पड़ेगा, रेडॉक्स का और कुछ एसिड बेस कॉन्सेप्ट का। तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ 11 का पार्ट, क्योंकि हमें उसको यूज करना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो इससे पहले कि हम उसके डेफिनेशन पे आए, मैं कुछ एसिड और बेसिस को क्लासिफाई करता हूँ। देखो ये इसका डिटेल आयनिक में आएगा। आयनिक के अंदर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कैसे पहचानते हैं और उनको डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम लिखवा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं जो 100% आयंस में हो सॉल्यूशन के अंदर, है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि अंदर इसके एग्जाम्पल आ जाएगा HCl, तो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं HBr, HI, HNO3, H2SO4, मेनली हम लोग इनको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं। इसी तरह से बच्चों स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस जो 100% आयंस में चले जाएं, ये भी 100% आयंस में चले जाते हैं इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, है ना। और इससे कॉमन एग्जांपल है NaOH, KOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड। देखो ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। आप नोट कर लेना, इसको लिखना पड़ेगा आपको भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स, बोर्ड विजिबल है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी तो ब्लर नहीं है ना? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो इसका देखो डिटेल्ड स्टडी मैं फिर से दोहरा देता हूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक के अंदर। और आयनिक कुछ नहीं, 6 क्लास बाद स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले थर्मोडायनामिक्स 2 खत्म करके तो आयनिक ही होगा। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का आखिरी पार्ट ही है। तो टाइम पूरा तो आज खत्म भी हुआ था, लेकिन ठीक है, तो अगली क्लास में चलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। ऐसे बच्चों कुछ वीक एसिड भी हमें याद रखने पड़ेंगे, इसको मैं दोबारा लिखवाऊंगा पहली क्लास में आयनिक के अंदर। पहली क्लास में लिखेंगे वापस इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कुछ वीक एसिड, कुछ कॉमन वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, कुछ कॉमन वीक एसिड्स हैं। ठीक है, कॉमनली वीक एसिड्स है। और ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो वीक होते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, है ना। पूरा कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसे ही होगा। अच्छा बच्चों, इसी तरह से वीक बेस भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है यहाँ पर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं। तो वीक बेस में सबसे कॉमन है अमोनिया, है ना। अमोनिया या NH4OH एक ही बात होगा, दोनों एक ही मतलब होता है। पानी में जैसे अमोनिया को डालोगे ना, NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो NH अमोनिया लिखो या NH4OH, दोनों वीक बेस है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जो हमारे हो सकते हैं वीक बेसिस में, वो है CH3NH2, C2H5NH2। एमीन्स जो होते हैं ना, वो जनरली वीक होते हैं। तो अगेन जनरली ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक, जनरली ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक, है ना। हमें इनका यूज करना है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि भाई ज्यादातर केस में हम लोग ऑर्गेनिक बेस को वीक मानते हैं। ठीक है, जो एमीन्स होते हैं CH3NH2, एक्चुअल में ये अमोनिया के टाइप के ही है सारे के सारे। देखो NH2 है ना, एक H हटा के आपने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, H हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दिया, अमोनिया के मतलब उसी फैमिली को मान सकते हैं अपन, ऐसा कुछ। ठीक, ओके। इसके अलावा एक चीज और रहेगी, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम 100% आयन से मानते हैं, तो जो भी सॉल्ट है, सारे सॉल्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जब तक आपसे कुछ ना और कहा जाए। तो ऑल सॉल्ट्स
आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग। जितने भी सॉल्ट्स है ना, वो सब, उन सबको आप स्ट्रॉन्ग मान के काम करते हो। ठीक है, सारे सॉल्ट जो भी हैं, NaCl, KNO3, उन सबको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो जो सॉल्ट होते हैं, जैसे मान लो NaCl है, KNO3 है, CH3 COO है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, सॉल्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है ना, उसका कैटायनिक पार्ट हमेशा बेस से आता है और एनायनिक पार्ट हमेशा एसिड से आता है, हमेशा ये होता है। तो ऐसे आप अगर नोटिस करोगे तो NaCl में इसको ब्रेक करो, कैटायनिक पार्ट कहां से आ रहा है, NaOH, और ये कहां से आ रहा है, HCl। कैटायनिक पार्ट कहां से आ रहा है, KOH और HNO3। हमेशा कैटायनिक पार्ट बेस से आता है और एनायनिक पार्ट एसिड से आता है, सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, कैसा भी सॉल्ट हो। तो ये कैटायनिक पार्ट आ रहा है NaOH से और ये आ रहा है CH3 COOH एसिटिक एसिड से। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना होता है कि सॉल्ट में दो पार्ट होंगे, कैटायनिक पार्ट आता है, कैटायनिक पार्ट जो होगा ना वो आएगा बेस से, और जो एनायनिक पार्ट है वो आता है एसिड से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं थोड़ा सा भी पहचानने के लिए। ठीक है, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये थोड़ा सा मतलब प्रीवियस आपको पढ़ाया नहीं गया, आगे अपन पढ़ते, लेकिन थोड़ा ये चैप्टर पहले है तो कुछ कुछ साइड देना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा इसको नोट करो आप लोग सभी लोग, है ना। तो इसकी और थोड़ा डेप्थ एनालिसिस जो होगी, आईनी में पूरा यही सब चलता है। 6 क्लास तक एसिड बेस और सॉल्टी चलते हैं, 6-7 क्लास तक, तो उसमें सब पीएच कैलकुलेशन वगैरह आएंगी, तो वहां पे और अपन डिटेल में देखेंगे इनको, है ना, लेकिन फिलहाल अभी के लिए देखते हैं। करें, लिख लिया सबने? अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट पार्ट भी देखते हैं, एसिड और बेस का इक्विवेलेंट पार्ट क्या होता है, रेडॉक्स पार्ट, क्योंकि हमें उसका फिर अगेन यूज करना है यहाँ पे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से एक बार देखना सभी लोग। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है आपको, मोल इंटू एन फैक्टर, एक और फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो दो फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट के लिए। तो फिर से एक पॉइंट लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट होता है ना, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले यूज करते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। जहां पे नॉर्मेलिटी खुद क्या होती है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है ना, तो यहाँ पे मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा, तो आपको ये भी याद होगा कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, है ना, तो रिप्लेसेबल H प्लस आयन। और बेस का एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो बेसिक बेस है ना, फिर आप वो लोन पेयर से भी देख लेते हैं, अमोनिया वगैरह का, या एमीन एमीन, तो उसमें नहीं आ रहे, इतना डेप्थ में नहीं आना है, थोड़ा सा हमें बस बेसिक थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है एक बार, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ठीक है ना, आपको पता ही है सबको। ठीक, तो अच्छा, अब यहां से मतलब मेन पॉइंट हमें स्टार्ट करना है। मान लो मैं कुछ एसिड के नाम लिखता हूं, ठीक है, तो HCl, H2SO4 और H3PO4। ठीक है, अब इसके एन फैक्टर जो होंगे आपको पता ही है कितने कितने हैं, कितना है इसका एन फैक्टर, 1, 2 और 3, है ना, तो ये पता ही है आपको, 1, 2, 3। अच्छा, मान लो मैंने इन सबके 1-1 मोल लिए, सबके एक एक मोल लिया, इसका एक, इसका एक, इसका एक मोल, तो इक्विवेलेंट कितने होंगे इनके, इक्विवेलेंट कितने होंगे इसके पहले वाले के, मोल इंटू एन फैक्टर, 1, 2 और 3, है ना, ये भी ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक बात बताओ अब मुझे कि इसके मोल कितने हैं, 1, तो H प्लस के मोल कितने हैं इसमें, 1, 1 है ना, तो अगर मैं यहां पे मोल्स ऑफ H प्लस लिखूं तो ये तो अपन आंसर कर ही देंगे, इसके मोल H प्लस कितने हैं, 1, इसके एक मोल में कितने H प्लस के मोल है, 2, और इसके कितने, 3, इसके 2 और इसके 3।
ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मतलब 1 मोल H प्लस आयन। एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल H प्लस आयन है। देखो एक इक्विवेलेंट 1 मोल H प्लस आयन, 2 इक्विवेलेंट है इसके तो 2 मोल H प्लस आयन, 3 इक्विवेलेंट है तो 3 मोल H प्लस आयन। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मींस 1 मोल H प्लस आयन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस मींस 1 मोल OH आयन। ये हमें याद रखना पड़ता है ना। यहीं से बस स्टार्ट होता है हम लोग का जो अब यहाँ का डेफिनेशंस वगैरह है। तो इन सब का जो हमें मेन चीज समझनी है वो ये याद रखना है आपको कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का मतलब है कोई भी किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट का मतलब है उसमें 1 मोल H प्लस आयन होंगे। इसी तरह से 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस का मतलब होता है उसमें 1 मोल OH माइनस आयन होंगे। ये हमें बहुत याद रखना है। ठीक, नोट करो यहां तक, फिर अपन डेफिनेशन लिखते हैं यहां से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का नाम लिखवाएं। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग है ये हमने कहा, और कुछ यहां पे आपको समझाने की कोशिश की कि भाई 1 मोल H प्लस का मतलब है 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ठीक है यहां तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पहली डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, है ना, जिसमें हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी एंथैल्पी की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, लैटिस एंथैल्पी, सब में ये बोला कि 1 मोल को फॉर्म करो, 1 मोल को कंबशन करो, 1 मोल को ब्रेक करो आयंस में, कुछ भी बोला 1 ही मोल। लेकिन यहां पर ये पहली डेफिनेशन है जिसमें हम 1 मोल के बजाय 1 इक्विवेलेंट की बात करते हैं। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस से रिएक्ट करता है उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 मोल नहीं बोल रहे हैं आप, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब न्यूट्रलाइज करते हैं दूसरे को उस दौरान जो डेल्टा H होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें डेफिनेशन लिखो, नोट लिख रहे हो अभी? ओके जल्दी लिखो। बोलू मैं? इसमें लिखो इसमें लिखो आपने हेडिंग डाली थी ना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डाल दिया तो ऊपर पहले ना, तो ठीक है। इसमें लिखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज enthalpy of neutralization is enthalpy of neutralization is enthalpy of neutralization is enthalpy change, enthalpy of neutralization is enthalpy change when 1 equivalent of acid, enthalpy change when 1 equivalent of acid neutralizes with 1 equivalent of acid neutralizes with 1 equivalent of base, 1 equivalent of base at constant P and T, at constant P and T, constant pressure and temperature, constant P and T, ब्रैकेट में लिखो at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution। मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे आयंस हैं उनका हाइड्रेशन होना शुरू हो जाए, वो कुछ ना हो, बस सिंपल एसिड बेस की रिएक्शन हो, उस दौरान जो हीट एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं होता है तो क्या होता है, वैसे बुक में लिखा नहीं मिलता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन कई बार, तो मीनिंग यही होता है कि भाई आप ऐसा ना करो कि आप पानी मिला रहे हो और मिक्सिंग कर दिया और वहां पे कोई आयन आपका फिर से हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करने लगा, वो सब नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालो
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with strong base, neutralization of strong acid with strong base. अब इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना आप लोग, है ना, कैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा, फिर आप नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा मैं। देखो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बार मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl ले लेता हूं और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, तो इसका जब न्यूट्रलाइजेशन होगा HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस एरो क्या बनेगा, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, मुझे इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है, डेल्टा HN, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें पता लगाना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो यहां पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग, तो ये तो अपने 100% आयंस में है पहले से ही है, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी 100% आयंस में है, तो क्या मैं इसको भी Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस लिख सकता हूं, इसमें कोई हीट होना देनी पड़ी, तो डेल्टा H 0 है, इसका भी डेल्टा H 0 है, इसका भी डेल्टा H 0 है, स्ट्रॉन्ग है, आयंस में ही रहेंगे पहले से। ये सॉल्ट है, सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, तो इसको भी बिना हीट दिए अपन आयंस में लिख सकते हैं। ठीक है ना, वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयनिक में आप पढ़ो, इसका अल्फा निकाल के दिखाते हैं हम लोग, तो इसका अल्फा जो आता है वो 1.8 10⁻⁹ के ऑर्डर का होता है, मतलब 1.8 10⁻⁹। मतलब अगर तुम 10 की पावर इसको ऐसे लिखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये अल्फा आता है, तो 10⁻9 मॉलिक्यूल्स वाटर लोगे ना, तो 2 मॉलिक्यूल ही आयंस में आते हैं। अगर तुम 10⁻9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लोगे तो केवल 2 मॉलिक्यूल आयंस में जाएंगे, तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, तो इसको मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूं, ये आयंस में नहीं जा रहा है, तो ये इधर लिखा है वही मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा था रिएक्टेंट, ये है फाइनल प्रोडक्ट, तो जब तुमने एसिड बेस को मिलाया तो कोई बॉन्ड इसमें बना थोड़ी ना है कि आपका Na और Cl के बीच का बॉन्ड बन गया हो या बॉन्ड टूटा हो, पहले से आयंस में थे, बाद में भी आयंस में, दोनों तो ये तो पहले भी आयन में था, बाद में भी आयन में। एक्चुअल में क्या हुआ, H प्लस और OH आयन के बीच में बॉन्ड बना और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी किसी एसिड और बेस को मिलाते हो तो एक्चुअल में एसिड का H प्लस और बेस का OH आयन ही इंटरेक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और जब भी H प्लस और OH आयन के बीच का बॉन्ड बनेगा तो इसकी जो एंथैल्पी होती है, इस स्टेप की जो एंथैल्पी होती है वो होती है -57.1 किलो जूल पर मोल, या पर इक्विवेलेंट कुछ भी लिख सकते हैं, पर मोल लिखता हूं मैं फिलहाल, या फिर अगर मैं किलो कैलोरी में करूं तो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये डेल्टा H होता है इसका। जब भी H प्लस और OH आयन रिएक्शन करेगा, वाटर बनेगा, तो इतनी ही हीट होती है। अब एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, आप चाहो तो ऐसे जाके ऐसे आ जाओ या फिर ऐसे जाके ऐसे आ जाओ, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, उसी वैल्यू के, -57.1 किलो जूल पर मोल या पर इक्विवेलेंट। अब इसका एक मोल, इसका एक इक्विवेलेंट बराबर ही है, इसमें देखो ना क्या हुआ, इसका एक मोल आपने लिया, भाई इसको तुम पर मोल लिख लो, पर मोल का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में गिवन है उसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करके जब सॉल्ट और वाटर बनाएगा तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। पर मोल का मतलब कितने H प्लस यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक H प्लस एक OH है, तो एक मोल H प्लस का मतलब 1 इक्विवेलेंट, तो मैं यहां पर इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा H को -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, डेल्टा H जो न्यूट्रलाइजेशन है वो किसके बराबर होता है, -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे HNO3 ले लिया होता
HNO3, तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? ये तो स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे ही आता, और यहाँ पे NNO3 बनता फिर भी वैसे ही जाता। तो कोई भी आयन लो, हमेशा डेल्टा जितना ही रहने वाला है, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवाओगे, डेल्टा एच हमेशा यही रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में तो यही रहता है, 57.1 या 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आप इसको लिखो, फिर मैं लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट। क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, जब भी एसिड बेस की रिएक्शन हुई, तो एक्चुअल में रिएक्शन केवल H प्लस और OH आयन की होती है वहां पे, बाकी सब आयन तो केवल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इधर से। नोट कर लिया आप लोगों ने? लिख रहे हो अभी भी? आगे मैं लिखवाऊं इसमें स्टेटमेंट? इसमें लिखो, whenever a strong acid reacts with strong base, whenever a strong acid reacts with strong base, whenever a strong acid reacts with strong base to undergo neutralization, to undergo neutralization, whenever a strong acid reacts with strong base to undergo neutralization, comma, enthalpy change will always be, enthalpy change will always be, enthalpy change will always be 57, enthalpy change will always be minus 57.1 kilojoule per equivalent. Enthalpy change will always be minus 57.1 kilojoule per equivalent or minus 13.7 kilocalorie per equivalent, और minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक, अच्छा मान लो अगर यहां पर, मतलब तुम अगर इक्विवेलेंट लोगे तो हमेशा इतनी हीट होगी, क्योंकि एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH आयन ने रिएक्शन की। अगर मान लो तुम्हारे पास H2SO4 और NaOH का केस आया था,
तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर मैंने पर इक्विवेलेंट बोला तब तो यही होगा -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ठीक, पर मोल बोलूं तो एक मोल में कितने H प्लस इन्वॉल्व होंगे इसमें? तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन अगर तुम पर मोल बोलोगे तो वो होगा 57.1 इंटू 2 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना? क्या वैसे तुम्हारा रिएक्शन लिखोगे तो तुम तो बैलेंसिंग करोगे ही ना, मतलब तुम या तो एक मोल H प्लस एक मोल OH याद रखो, एक मोल H प्लस एक मोल OH की रिएक्शन होगी, उस वक्त हीट एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, अगर तुमने मान लो H2SO4 लिया और यहाँ पे H2SO4 लिख के आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो उसमें आप ब्रेक करोगे तो 2 H प्लस आयन आएगा, यहाँ बैलेंसिंग करोगे 2 H आयन आएगा। और अगर 2 वाटर बनाया आपने, मान लो यहाँ पे Na2SO4 लिख के 2 वाटर बनाया, तो होगा क्या 2H प्लस 2H आयन रिएक्शन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यानी डेल्टा H इसका डबल आने वाला है पर मोल के हिसाब से। अब होगा क्या, बैलेंसिंग के हिसाब से आंसर बदलता रहेगा इसमें, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुमने पर इक्विवेलेंट लिखा तब तो वही रहेगा जो आपके पास वहां लिखा है 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब पर मोल में दिक्कत ये होती है कि आप बैलेंसिंग किस हिसाब से कर रहे हो, उसके हिसाब से आंसर आने लगता है डिफरेंट डिफरेंट। भाई पर मोल का मतलब ये भी सकता है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लेके करो आप, ये वैल्यू है, जैसे मान लो मैंने इसके हिसाब से बताया, अगर इस हिसाब से करोगे तो डेल्टा जितना आएगा इसका 2H प्लस 2 OH आयन के हिसाब से। अगर पर इक्विवेलेंट देखोगे तब तो हमेशा इतनी ही वैल्यू होगी। पर इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH आयन की रिएक्शन। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना पर मोल का कॉन्सेप्ट जो है। ठीक, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग लो है ना, हमेशा डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इतना ही होगा चाहे कोई भी केस आए। अब अगर मान लो कोई वीक आ जाता है, दोनों में से वीक एक आ गया, दोनों वीक आ गए मान लो, तो फिर क्या करेंगे? तो आप हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ weak acid and weak base, enthalpy of neutralization of weak acid and weak base। enthalpy of neutralization of weak acid and weak base। देखना यहां पर देखो, सपोज करो मेरे पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड और वीक बेस है, सपोज करो ले लेते हैं अपन लोग NH4OH, दोनों वीक वीक है। आप दोनों को जब मिक्सिंग करोगे या न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो क्या बनने वाला है? CH3 COO NH4 एक्वस प्लस साथ में क्या बनेगा? H2O लिक्विड, है ना? अपन नई रिएक्शन लिखी। ठीक, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो ये वीक एसिड है, तो क्या मैं इसको 100% आयंस में लिख सकता हूं क्या? नहीं, है ना? और मुझे निकालना क्या है? इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वी हैव टू फाइंड आउट, इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मुझे इसको आयंस में लाना है तो हमें कुछ एंथैल्पी देनी पड़ेगी, कुछ हीट देनी पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। कुछ हीट दोगे तब ये आयंस में आएगा, 100% आयंस में नहीं है। तो ये जब आयंस में जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? CH3 COO माइनस एक्वस और साथ में H प्लस एक्वस। और अगर ये वीक बेस है तो ये भी 100% आयंस में नहीं आने वाला। तो हम ये मान रहे हैं कि इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनेशन क्या है? वीक बेस की जो होगी वो गिवन होगी, मतलब हम लोग को ये दिया जाएगा, हम इसको हीट दे के आयंस में ब्रेक करेंगे। कौन कौन से आयन है? NH4 प्लस एक्वस और OH आयन एक्वस। सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो 100% आयंस में ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, किसी का भी सॉल्ट हो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो CH3 COO माइनस एक्वस और साथ में कौन सा आयन? NH4 प्लस एक्वस। वाटर को तो हम ब्रेक करते नहीं कभी भी, वो तो वैसे का वैसा ही रख के छोड़ेंगे। तो ये H2O लिक्विड। तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो यहां पर भी एसिटिडाइन पहले भी था
बाद में भी है, NH4 प्लस पहले भी था, बाद में भी है। नेट रिएक्शन तो वही हुई, H प्लस प्लस होगा चाहे मिक्सिंग वाटर, जिसकी एंथैल्पी मुझे पता है, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, ये मुझे पता है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, है ना। लेकिन जितनी हीट रिलीज होगी उसमें से कुछ हीट कंज्यूम हो जाएगी इसको ब्रेक करने के लिए, समझ रहे हो ना। ऐसे मान लो इतनी हीट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में रिलीज होती, लेकिन यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको ब्रेक करने में चली गई, कुछ यहां चली गई, तो हीट रिलीज विल बी लेसर, ठीक है। अब अगर हम देखें, आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बात बराबर होती है। तो हम अगर देखते हैं यहां पर, तो होगा क्या, अगर हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखें, मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये मैं बोल रहा हूं, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वीक एसिड प्लस वीक बेस, इक्वल टू डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस प्लस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, कितना हुआ, -57.1, ठीक है ना। आप आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस दिस एंथैल्पी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना। इसको इधर ले आ रहा हूं, -57.1, ये किसके एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, माइनस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आएगा तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, वो हमेशा 57.1 ही रहेगी। अगर वीक का कोई आया, कोई कंपोनेंट अगर वीक है, तो उसमें इस फॉर्मूले से अपना आंसर निकालते हैं, डेल्टा एच आयनाइजेशन वीक का एसिड या वीक बेस जो भी है इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वीक वीक माइनस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अगर मान लो केवल एक पार्ट वीक होता है, इफ ओनली एसिड इज वीक, तो क्या करते हैं, इसको हटा देंगे और डेल्टा एच आयनाइजेशन क्या कर देंगे, वीक एसिड का बराबर किसका, इसको हटा दिया, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस माइनस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाता है। केवल एक पार्ट वीक है तो, है ना, कुछ कुछ कह रहा था क्या, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, है ना, टाइम तो बचा नहीं, वरना मैं क्वेश्चन प्रोवाइड खत्म कर देता आज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान देना, ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अपन बात कर रहे हैं, है ना, वो लिखवा तो दिया मैंने, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे थे, ठीक है। एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से तीन चीजें कुछ गिवन होंगी। इसको मैं 57.1 नहीं रख रहा, है ना, क्योंकि होता तो 57.1 है, लेकिन टेम्परेचर के साथ बदलता भी है ये, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किरचॉफ इक्वेशन याद करो, किरचॉफ इक्वेशन थी ना। तो कई बार क्या होगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दे दिया, मान लो 57.4, उसने दे दिया कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का 57.4 है, तो 57.4 लेके करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, आइडिया हो जाएगा, मैं होमवर्क भी नहीं दे रहा आज इसको, ठीक है, इस पार्ट को लेके। तो अभी मेंस में तो न्यूट्रलाइजेशन का एक ही है, रेस कर लो, रेस कहां पे पूछे थे अपन लोग, 16, 15 की 16 हुआ, 15, तो 16 17 दो रेस कर लेते हैं, इसमें तो ज्यादा मिलेगा नहीं सर, S2 मिल सकता है, S2 में प्रश्न हो सकता है, थर्मोकेमिस्ट्री में S2 और O2 अपन ने काफी तो कर ही ली थी, आखिरी कुछ क्वेश्चन बचे थे केवल, है ना, 3 या 4 कुछ थे बचे हुए, सब में ऐसा ही है, एक दो बचे हैं। तो रेस नंबर
16 17 के 17 18 था, 16 17। और S2 में 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 किया ना अपन ने, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो पाएंगे? 5, हाँ। रेस्ट 1 2 सिंपली है, रेस्ट बहुत टफ नहीं है। वैसे आप चाहो तो पूरे कर सकते हो, 8 9 10 भी कर सकते हो। ठीक है, अगली क्लास में से खत्म करके हम लोग कार्नोट से स्टार्ट करेंगे थर्मो 2 का, है ना, थर्मोडायनेमिक्स 2 करेंगे। एक बार देखो, थर्मो 2 के लिए आप थोड़ा सभी लोग आप पढ़ के आना थर्मो 1, है ना। थर्मो 2 में थर्मो 1 का यूज है, काफी ज्यादा यूज है। और थर्मो केमिस्ट्री तो थोड़ा अलग से पार्ट था, तो अपन ना भी करे तब भी काम चल जाता था। थर्मो 1 का टेस्ट में थर्मो केमिस्ट्री तक है ना। तो थर्मो 2 में थोड़ा सा पढ़ लेना, थर्मो केमिस्ट्री पढ़ोगे ही थर्मो 1, है ना, तो हो ही जाएगा फिर तो, है ना, वो तो पढ़ोगे ही सही। ये होमवर्क लिखा ही हुआ है ना। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे की क्लास में, उसको मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल। हेलो, मैथ क्लास टेस्ट नंबर 12 का रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा, देख लें, रोल नंबर 2 की तरफ।